आज हम अपने अंतिम पार्ट 2 के अंतिम लेक्चर पर हैं। आज ये पार्ट 2 समाप्त हो जाएगा। तो हम इसमें ये देख रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन है, और हम ये इसलिए देख रहे थे कि अगर हमको पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना है तो हमको उसके घटकों को समझना अनिवार्य है। अगर आप इस चैप्टर को समझ लेंगे तो आपको पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था समझ में आएगी कि उसमें घटक का मतलब ये होता है कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई है। तो अब उन घटकों को समझने के लिए हमने वर्गीकरण किया। अब जैसे आप किसी भी चीज को समझने हैं, जैसे आपने विज्ञान पढ़ा है ना, और विज्ञान में अगर आप किसी भी वर्ग को समझते हैं, जैसे उसमें आप देखिए कि जैसे आपने किंगडम पढ़ा है ना, तो उसमें आप देखते हैं कि प्लांट का एक किंगडम है, तो उसका वर्गीकरण करके आप पूरे प्लांट को समझ सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये अर्थव्यवस्था है, इसके भी क्षेत्रकों का इसका भी वर्गीकरण करके, इसके भी क्षेत्रकों का वर्गीकरण करके आप इसके पूरे बारे में इसकी पूरी समझ विकसित कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसके क्षेत्रकों को वर्गीकृत किया है ना, इसको आप घटक भी कह सकते हैं, है ना, कि इस अर्थव्यवस्था के घटक क्या है या क्षेत्रक क्या है। तो हमने 3 आधार पर वर्गीकरण किया था, है ना। पहला क्या था? आर्थिक गतिविधि के आधार पर, है ना, आर्थिक गतिविधि के आधार पर। और आर्थिक गतिविधि का जो मूल था, वो था कार्य की प्रकृति क्या है ना, कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति खेती से जुड़ा हुआ है तो उस कार्य की प्रकृति क्या है कि वो खेती का काम कर रहा है ना। दूसरा जो आप देख रहे हैं कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी प्रकृति क्या है। तीसरा अगर सेवा में कार्य कर रहे तो कार्य की प्रकृति के आधार पर हमने या आप कह लीजिए कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो जो कार्य कर रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है या स्वभाव क्या है ना, कि वो खेती कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इसके अलावा 3 के अलावा और आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में और लोग कहाँ काम कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि तृतीयक में ही चतुर्थक और पंचम एक उप क्षेत्रक जोड़ दिए जाते हैं कि कुछ वैज्ञानिक है, कुछ नेता, वो भी तो सेवा ही के काम कर रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के आर्थिक गतिविधि और इसका जो वर्गीकरण का आधार है जो हमने बांटा था इसको समझने के लिए, वो क्या था कि कार्य की प्रकृति या आप कह सकते हैं कार्य का स्वभाव, है ना। इस आधार पर वर्गीकरण किया था। और फिर हमने इसमें देखा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में देखा। और फिर हमने देखा कि हमारा जो कुल आय है देश की, हालांकि कुल आय नापने का एक तरीका है, बाकी आप राष्ट्रीय आय जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाला जाता है फैक्टर कॉस्ट पर, उसको भी आप मत पढ़िए, अभी हम यही समझ रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के ये भी एक आय का आकलन करता है कि हमारे देश की कुल क्षमता कितनी है, आय कितनी है। तो अब आप देखते हैं कि पहला जो प्राथमिक क्षेत्रक था हमने देखा था कि कृषि एवं सहायक क्षेत्रक था, दूसरा विनिर्माण क्षेत्रक था, और तीसरा जो था हमारा पिछले लेक्चरों में हमने देखा कि सेवा क्षेत्रक। और हमने ये देखा कि ये कितना योगदान कर रहा है रोजगार में, या ये जीडीपी में कितना योगदान कर रहा है, ये कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है, रोजगार में भी कितना योगदान कर रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी। तो ये हमने आर्थिक गतिविधि जिसका आधार क्या था, मूल क्या था, कार्य की प्रकृति या कार्य का स्वभाव। अब दूसरा हम जो देखते हैं, दूसरा जो घटक देखते हैं वो है जब हमारे देश के जितने भी मजदूर हैं या जितने भी श्रमिक हैं, है ना, और श्रमिकों की क्यों बात की जा रही, क्योंकि वही आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। कोई भी आर्थिक गतिविधि होती है, आर्थिक गतिविधि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी देश के अंदर जितने भी प्रकार के कार्य इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि उससे हमको कुछ आमदनी होगी, कुछ आय मिलेगी, कुछ मुद्रा मिलेगी, वो सब आर्थिक गतिविधि में आते हैं। अब ये समस्या है कि जैसे आर्थिक गतिविधि में, जैसे आपके घर में माता जी हैं, वो घर में काम करती हैं, है ना, घरेलू काम करती हैं, उनको आप कहते हैं कि मेरी माता जो है हाउस वाइफ है ना, और वो घर का सारा कार्य करती हैं, लेकिन उसके बदले सारा काम कर रही हैं, पूरा मेहनत काम कर रही हैं, आप सोच लीजिए कितना काम करें, लेकिन उसके बदले उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता, है ना। तो अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि उनको भी तो जोड़ना चाहिए आर्थिक गतिविधि में, लेकिन अर्थशास्त्र की अभी तक जो परिभाषा है उसमें आर्थिक गतिविधि में उनको सम्मिलित नहीं किया जाता, केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है
जो उत्पादन कार्यों में जुड़े हुए हैं और जिन उत्पादन कार्यों से उनको कुछ आय प्राप्त हो रही है, केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है। अब ये समस्याएं हैं कि इनको घरेलू कार्यों में जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, या इस तरीके से आप और भी सोच सकते हैं कि जो लोग ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं, या मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मुफ्त में ही सारा सेवा उपलब्ध करा रहा है, उसके बदले वो कुछ नहीं ले रहा है, तो उसको आप क्या इसमें जोड़ेंगे आर्थिक गतिविधि में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो सेवा दे तो रहा है, तो अब लेकिन आर्थिक गतिविधि में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि आर्थिक गतिविधि कौन कर रहा है, श्रमिक कर रहे हैं, केवल श्रमिक, इसलिए केवल इन्हीं को जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो आर्थिक गतिविधि जो हो रही है, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी सभी गतिविधियां जिसमें कुछ ना कुछ आय प्राप्त हो रही है या मुद्रा प्राप्त, चाहे वो परचून की दुकान वाला सामान बेच करके पैसा प्राप्त कर रहा हो, या फैक्ट्री उत्पादन करके पैसा ले रही हो, या टीचर पढ़ा करके पैसा ले रहा हो, कोई भी गतिविधि, तो हमने वर्गीकरण किया था ना आर्थिक गतिविधि के आधार पर, वो कार्य का जो प्रकृति या कार्य के स्वभाव के आधार पर प्राथमिक द्वितीयक देते। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो है, दूसरी जो आर्थिक गतिविधि है ना, वो है कि जो श्रमिक नियोजित है, वो श्रमिक काम कर रहा है जहां पर, तो जब वो काम करने गया था वहां पर, तो उसको नियोजन की कुछ शर्तें बताई गई थी कि नियोजन का मतलब भैया हम तुमको अपने यहां नियोजित कर रहे हैं, मतलब तुमको नौकरी दे रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, है ना। तो कार्य की शर्तों के आधार पर आप कह सकते हैं, कार्य की शर्तों, या आप एक अच्छा शब्द प्रयोग करना चाहें अर्थव्यवस्था का, तो आप कह सकते हैं नियोजन की शर्तों के आधार पर, है ना, नियोजन की शर्तों के आधार पर, कि जब कोई भी श्रमिक गया था काम करने, तो क्या उसको कार्य की शर्तें बताई गई थी कि आप हमारे यहां काम कर रहे हैं, आपकी ये शर्तें हैं, ये शर्तें हैं। तो इस आधार पर दो भागों में, है ना, विभाजित किया गया है। पहला आप देखिए पेज नंबर 30 पर आपको दिखाया गया है संगठित और असंगठित। इसमें देखिए पेज नंबर 30 पर दो चित्र बने हुए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, फिर हम अपने घटनाक्रम को इस पे उदाहरण पर आते हैं। संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र ये नियोजन की शर्तों के आधार पर होता है। आप उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं। तो यहां पर आप देखिए कि एक कांता के बारे में बताया गया और एक कमल के बारे में बताया गया। कांता एक कार्यालय में जाती हैं, सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे के बीच में काम करती हैं, नियमित रूप से उनको हर माह के अंत में अपना वेतन मिल जाता है। वेतन के अतिरिक्त उनको सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी मिलेगी, है ना, कि जब वो रिटायर होंगी तो उनको उसका कुछ पैसा भी मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, है ना। और अगर वो बीमार हो जाती हैं तो उनको चिकित्सा कराने के लिए भी पैसे मिलते हैं, इसके अलावा अन्य भत्ते मिलते हैं, है ना। और रविवार को कार्यालय नहीं जाती है कांता, और अगर किसी दिन मान लीजिए उनको जरूरी कार्य पड़ गया है या कुछ भी हो गया तो उनको सवेतन अवकाश मिलता है, कि उस दिन अवकाश का भी आपको वेतन मिलेगा। इसके बाद जब उन्होंने नौकरी प्रारंभ की थी तो उनको एक नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसमें कार्य की शर्तें वगैरह सब कुछ लिखी हुई थी। तो ये था कांता। दूसरा है कमल। कमल कांता का पड़ोसी है, एक बगल में ही उसके दुकान है किराने की, वहां पर वो जाता है। दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है, सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है, शाम 8 बजे आता है। उसे अपने मजदूरी के अतिरिक्त कोई भी भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वो काम पर नहीं जाता उस दिन की मजदूरी भी नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी और सवेतन अवकाश भी नहीं है, बीमार पड़ने के कारण कुछ नहीं मिलेगा उसको। जब वो नौकरी पर गया था काम करने के लिए तो कोई नियोजन पत्र भी नहीं दिया गया जिसमें काम की शर्तें वगैरह। वो दुकान में नियोक्ता के ऊपर निर्भर है कि अगर वो हटा देगा काम से तो हट जाएगा, है ना। अब हम दोनों रोजगारों की स्थिति को आप समझिए। तो इसको समझने के बाद आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां काम की शर्तें हैं, है ना, और इसको किसने निर्धारित किया है, निश्चित शर्तें हैं, नियमित है, मतलब इसको कोई ऐसी संस्था है जिसने इसको निर्धारित किया और उसका पालन इस क्षेत्र के कार्यालयों को, फैक्ट्रियों को, या जो कोई भी है उसमें उनको करना जरूरी है ना। तो काम की शर्तें, है ना, जो सरकार तय की है कि आपको ये काम, आप देखते हैं बहुत सारे कानून सरकार ने बनाया है, कारखाना अधिनियम है ना। आप देखिए इसमें बताया गया है, कारखाना अधिनियम में बताया गया है कि कोई भी मजदूर आपके कारखाना में काम करेगा तो कैसे वातावरण होना चाहिए, उसमें सारी चीजें दी गई हैं कि 1948 में शायद बना था, उसके बाद फिर आप देखिए उसमें अमेंडमेंट संशोधन किए जाते हैं, तो उसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि क्या कार्य की शर्तें, सारी चीजें बताई गई कि कितना घंटे काम करेगा, कितनी मजदूरी देंगे, सब कुछ। और समय समय पर सरकार और भी नियम लाती है, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
सेवा अनुदान अधिनियम, ये सब जुड़े हुए हैं, है ना, कि कौन किसको कहा जाएगा दुकान है, कौन प्रतिष्ठान है, किसको कारखाना कहा जाएगा, कि जो 10 व्यक्ति को नियोजित किए हुए हैं और बिजली का प्रयोग कर रहे हैं वो सब फैक्ट्री के अंतर्गत आते हैं और वहां पर ये सारी चीजें लागू होंगी। इसके अलावा जिन्होंने अपने आप को पंजीकृत किया है सरकारी संस्था, मतलब कि जो भी सरकार की एजेंसी है जो इन सब चीजों से डील करती है ना, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, तो वो सब पंजीकृत और सरकारी जितने भी कार्यालय या जितने भी सरकारी उद्यम है वो सब आपको संगठित क्षेत्र में आएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों लोग इसमें परेशान रहते हैं। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में आप अभी उदाहरण देखा कमल का, इसी तरीके से आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जो गांव में खेतों में काम करने वाले भूमिहीन श्रमिक हैं उनको भी देख सकते हैं, या जो रिक्शा चला रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, या जो घरों ईंट गारे का काम कर रहे हैं, घर बनाने में मजदूरी कर रहे हैं, कब क्या नियमित है क्या चीजें, तो आप वर्गीकृत कर सकते हैं। और भारत की कुल जनसंख्या, कुल श्रम शक्ति का 80% से अधिक इसी में नियोजित है ना। तो क्यों, अब क्या है, यहां कार्य की कोई शर्तें निश्चित नहीं है ना कोई लाभ है, चिकित्सीय लाभ है, ना ही कोई आपको सवेतन अवकाश है, ना ही कभी भी आपको कार्य से निकाला जा सकता है, किसी प्रकार की कोई भी आपको जो कुछ भी एक कार्य करने की सुरक्षा होती है ना, अगर आप कहीं पर काम करने जा रहे हैं तो उस श्रमिक की एक सुरक्षा होती है, उस सुरक्षा आप सारी चीजें, चिकित्सीय लाभ और भविष्य निधि, ये सारा। अब आप मान लीजिए किसी एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं, किसी दुकान में किराने की, और आप 18 साल से लेकर के 59 साल तक वहां पर काम किए, कोई वेतन वगैरह जो कुछ भी 10-5 हजार बढ़ा, भविष्य में रिटायर हो गए, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं, आपने उतना जीवन वहां पर लगा दिया लेकिन कुछ नहीं मिला, है ना। तो एक सुरक्षा होती है श्रमिक की, वो कोई भी श्रमिक सुरक्षा, है ना, या श्रमिकों के लिए कोई भी ऐसे कार्य यहां पर देखने को नहीं मिलते जो श्रमिकों के जीवन को बेहतर करें। तो सरकार प्रयास कर रही है कि असंगठित क्षेत्र, और क्योंकि यहां पर असंगठित सरकार के नियम और विनियम काम नहीं करते हैं असंगठित क्षेत्रों में, है ना। हालांकि सरकार इसको अपने नियम कानूनों के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं बनी हुई हैं। अब आप देखिए कि जो फैक्ट्रियां होती हैं वो खुद ही काम नहीं करती हैं सरकार के बनाए गए नियम कानूनों के अनुसार, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र, है ना। अब आप थोड़े देखिएगा, ये प्रश्न देखिएगा कि कैसे समस्याएं बनी हुई है ना। चलिए, तो ये था संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रूप में, और यहां पर उदाहरण दिए गए हैं, आओ इन पर विचार करके देखें। आप इसको देखिएगा पेज नंबर 31 पर, है ना। और अब हम देखते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। तो यहां पर कोई सुरक्षा नहीं है, तो कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे इन श्रमिकों के लिए व्यवस्था की जाए। तो आप देखिए और प्रयास करिए कि सरकार बहुत सारी योजनाएं ले आ रही है असंगठित क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए। जैसे आप देखिए कि एक सरकार ने पेंशन की शुरुआत की है कि आप जो है 2000 या 3000 रुपए या जो भी आपकी क्षमता हो प्रति माह देते जाइए, और कोई भी श्रमिक दे सकता है, और जब वो 50 वर्ष की आयु या 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा तो उसके बाद उसको 5000 रुपए प्रति माह जितना दिया रहेगा उसके अनुपात में हर माह देगा। तो ये क्या है, सुरक्षा के जैसे कार्यक्रम है। अब आपको देखना है कि सरकार इन सुरक्षा जैसे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए और श्रमिकों का जीवन कैसे बेहतर हो, उनको संरक्षण देने के लिए किस प्रकार के कार्य कर रही है, आपको ये देखना है हाल में कौन सी चीजें सरकार कर रही है। इसके अलावा अब समस्या एक और है कि 1991 के बाद जब से हमने आर्थिक उदारीकरण किया है ना, उदारीकरण किया, निजीकरण किया। आप पढ़ेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना, मतलब उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। तो खास करके जब हमने निजीकरण करना शुरू किया तो जितने भी सरकारी कंपनियां थे उनको अधिकतरों को निजी क्षेत्रों में दिया। तो जब आप सोचिए कि जब हम सरकारी क्या है, संगठित है, अब जब उसको हम निजी क्षेत्र में दे रहे हैं तो यहां पर रोजगार कम होगा कि नहीं। इसीलिए संगठित क्षेत्र में रोजगार 1991 के बाद बहुत घटे हैं और ये बहुत कम मात्रा में रोजगार पैदा कर पाता है। अब आपको ये भी उत्तर खोजना है कि क्यों संगठित क्षेत्र इतने कम रोजगार पैदा कर पा रहा है और सरकारी नीतियों का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब आप देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, एक उत्तर प्रश्न लिखिएगा और खैर इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो असंगठित क्षेत्र में सुरक्षा नहीं है और उसके लिए सरकार योजनाएं चला रही है।
आप और देखिए कि क्या हो सकता है संगठित क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए, आप अपने तरीके खोजिए। बाकी यहां पर पढ़ लीजिएगा और जो बातें बताई गई हैं उसके बारे में। अब आपको याद, अब हम अंतिम बात पर आते हैं, वो है स्वामित्व आधारित। तो मैंने बताया था जो घटक होते हैं दो आधार पर, और तीसरा जो है वो है स्वामित्व के आधार पर, कि भैया आप देखिए अर्थव्यवस्था में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या जितने भी क्रियाकलाप कहीं पर भी हो रहे हैं वो दो लोगों से जुड़े होंगे, उसका कोई ना कोई मालिक तो होगा। तो स्वामित्व के आधार पर आप देख सकते हैं दो प्रकार के, एक होता है सार्वजनिक, है ना, मतलब जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या जितने भी उद्यम हैं वो किसी न किसी कोई ना कोई मालिक होगा। तो एक मालिक सरकार होती है जिसको हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा मालिक कौन होता है? निजी, मतलब कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है या कोई भी एक व्यक्तियों का समूह हो सकता है जिन्होंने मिलकर के पूंजी लगा करके कोई फैक्ट्री या उद्यम खड़ा किया होता है, तो वो निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। तो प्राइवेट या तो पब्लिक, पब्लिक मतलब ये सरकारी और ये निजी। इसके अलावा एक और आप देखते हैं जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी होती है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हमको देखेंगे। इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी होती है, पब्लिक का भी पैसा लगा होता है और प्राइवेट पैसा भी लगा होता है। तो आजकल इस पर, तो इसमें थोड़ा सा इसमें भी समस्याएं हैं, इसमें भी समस्याएं। क्यों? क्योंकि निजी जो क्षेत्रक होते हैं, निजी जितनी भी कंपनियां होती हैं, उनका केवल एक उद्देश्य होता है लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना, है ना। तो जितने भी प्राइवेट कंपनियां आप देख लीजिए, खुद सोचिए कि वो इसलिए उत्पादन करती हैं कि लाभ कमाए, और लाभ कमाने के उद्देश्य से उनकी गुणवत्ता में क्या समस्याएं रहती हैं? कम गुणवत्ता। हालांकि नियमन करने के लिए सरकार होती है कि नियमित किया जाए उनकी गुणवत्ता वगैरह, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि प्राइवेट कंपनियां, और चूंकि बाजार भी हमारे यहाँ तो प्रतिस्पर्धा भी होती है, तो सारी चीजों को आप इन सब आयामों में जोड़ करके समझिए कि क्या होता है। ठीक है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लोक कल्याण, मतलब लोगों का कल्याण करना किसी भी तरीके से। आप देखिए कि अधिकतर जो सरकारी कंपनियां हैं, चाहे रेलवे हो या चाहे परिवहन उपलब्ध कराने वाली बसें हो, है ना, हर राज्य की, अधिकतर घाटे में जाती हैं। क्यों घाटे में जाती है? क्योंकि उनका उद्देश्य लोक कल्याण होता है और वो उसी को उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण करना होता है ना। तो ये हो गए सार्वजनिक और निजी। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का आता है कि कुछ ऐसी जरूरत की चीज है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जिनको निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, और उपलब्ध कराने की क्षमता भी है लेकिन ये उपलब्ध नहीं कराते। क्यों? क्योंकि उसमें इनको ज्यादा लाभ नहीं है, या अगर लाभ है भी तो अगर ये उपलब्ध कराएंगे तो उसमें वे बहुत ज्यादा मांग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर निजी क्षेत्र कोई सड़क बनवा दे तो वहां पर टोल टैक्स लगा करके ज्यादा वसूली करेगा, वो अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करेगा कि भैया सड़क हमने बनवाया है, जितना पैसा 1000 करोड़ लगाएंगे तो 5000 करोड़ निकलेगा, तभी जाकर के हम उसको फ्री करेंगे। लेकिन सरकार तो इस तरीके की जो आधारभूत चीजें हैं, जो बहुत मौलिक चीजें हैं, जो हमको आवश्यकता है ही, उसकी जिम्मेदारी, और जिसमें ज्यादा निवेश की आवश्यकता पड़ती है, उसकी जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र लेता है, सरकार लेती है। इसीलिए देखिए आपकी जितनी बड़ी बड़ी सड़क परियोजनाएं हैं, या पुल बनाना हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का हो गया, कि जहां पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, या आप देखिए कि भारत के अंदर अब तो प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, ताकि हालांकि निजी क्षेत्र को भी छूट है कि वो भी प्राइवेट स्कूल खोल करके वो भी दे सकता है, लेकिन प्रयास सरकार करती है। क्यों? क्योंकि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार दे दिया गया है कि उनको शिक्षा उपलब्ध कराना ही है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको तो प्राइमरी स्कूल वो जरूर खोले और उनको दे। इसके अलावा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी बड़े बड़े उसमें निवेश करती है, और सरकार के पास पैसा कहां से आता है? ये जो भारत के लोग हैं उनसे थोड़ा थोड़ा कर लेकर के, बहुत सारे लोगों से प्रत्यक्ष कर, एक उदाहरण इनकम टैक्स के रूप में, जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं सरकार ने तय किया है कि इतने के ऊपर दिया जाएगा, और हम लोगों से अप्रत्यक्ष कर, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, साबुन खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, पेन पेंसिल कुछ भी खरीद रहे हैं, उन सब में हमको टैक्स देना पड़ता है। वो अप्रत्यक्ष उस वस्तु के मूल्य में जुड़ा हुआ होता है। तो वो कर सरकार इकट्ठा करती है और उसी पैसे से वो निवेश करती है सड़क में, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इस तरह। अब आप समझ गए होंगे स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी। अब आप इसको देख लीजिएगा, स्मरण करने के लिए यहां पर एक बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, उसमें देख लीजिए, आपको दिखाया गया आर्थिक क्रियाकलापों की वर्गीकरण, और आप भी वर्गीकृत कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यही 3 वर्गीकरण है, और भी घटक से आप वर्गीकरण कर सकते हैं अपने से सोच करके। एक बात और यहां पर बताया गया है कि जैसे आप ये देखिए कि सरकार, भारत में बहुत सारे लोग क्यों स्वास्थ्य
व्यवस्था कर रही सरकार, इस पर क्यों ध्यान दे रही, स्वास्थ्य पर, और क्यों पोषण वगैरह पर इतना ध्यान दे रही है ना? क्योंकि भारत में खासकर बच्चों की स्थिति देखिए, बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया, हाल का आंकड़ा देखिए अभी का, उसमें तो बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया पुराना है, उसमें आप देखिए कि उड़ीसा में 44 और मध्य प्रदेश में 47 है ना, ये मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब आप समझिए कि 1000 बच्चों में 44 बच्चे उड़ीसा में मर जाते हैं और 47 बच्चे मध्य प्रदेश में मर जाते हैं 1 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले ही। तो आप सोचिए कि ये जो दर है ये इतनी ज्यादा है कि कुछ जो निर्धन देश है दुनिया के, उन देशों से भी ये ज्यादा है। अब आप सोचिए कि भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है, उसके बाद भी इन राज्यों के शिशु मृत्यु दर उन निर्धन देशों से ज्यादा है जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है। तो सरकार इसलिए भी प्रयास कर रही है और ये जिम्मेदारी है सरकार की कि वो इन सब चीजों पर काम करे। ये अध्याय समाप्त हो गया, बाकी हम मिलते हैं अगले अध्याय पर। धन्यवाद।